मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टिकट कटने की वजह सिर्फ एक है, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ। मैं एक गरीब घर से निकला हुआ एक बेटा हूँ, एक मुस्लिम समाज का, दबा हुआ समाज का एक बेटा, जो कदमपुरा गांव से निकल करके दिल्ली, दुबई, लंदन तक का सफ़र तय करता है। भारतीय कला में सबसे युवा चेहरा हूँ मैं, जो प्रमोट करता है। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तेज़ रफ्तार और युवा सरकार ने मुझे जगह नहीं दी। इस बार राजद में मुसलमानों की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। आज जब आपके पास मौका है, आप सुप्रीमो बना रहना चाहते हैं, हमारा 17% वोट चाहते हैं, और उस 17% वोट का एक बच्चा निकल के सामने आता है, कुछ करना चाहता है अपने लोगों के लिए, तो आपको उसमें समीकरण दिखता है। कल तक जो भाजपा में थे, आपने उनको टिकट दे दिया, और उसको बोल रहे हैं वोट देने के लिए जो भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। क्या चाहते हैं आप? सरकार बनने के बाद हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, तो बाकी दलों को 2%, 4%, 5%, 6% वालों को प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देने को तैयार हैं आप। गठबंधन में 10-10 सीट देने को तैयार हैं आप। बैठा के बगल में डिप्टी सीएम देने को तैयार हैं आप। और एक गरीब का बच्चा अगर मुसलमान मैं हूँ और मैं अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे हिस्सेदारी नहीं देंगे। क्योंकि मैं भी युवा हूँ, मुझ में बहुत तेज़ी है, मुझ में बहुत रफ्तार है, बहुत अच्छी सोच है, बैकग्राउंड पॉलिटिकली नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जहन है, लोगों के लिए काम करने की नीयत है। इसीलिए आसिफ कमाल पीछे नहीं हटेगा। आप जिस दल को चुन के भेजते हैं, वो आपके लोगों को कुछ बनाते भी नहीं हैं, तो विधानसभा में पीछे बैठ के क्या मुंह देखेगा वो आदमी को? आपको उन्होंने ग्रांटेड लिया हुआ है, उनको पता है आप उनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। उनको पता है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा को हराने की बात करेंगे और आप उसके लिए उनको वोट देते रहेंगे। उस समुदाय की हो रही है जो इस राज्य के 17% के हिस्सेदार हैं, उनकी आबादी है। क्या उनका सामाजिक स्तर पे मजबूत होना ज़रूरी नहीं है? क्या संपूर्ण बिहार का विकास क्या मुसलमानों के विकास के बिना हो सकता है? संभव है? मिल्लत टाइम्स सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहनवाज हुसैन। मैं अभी मौजूद हूं सुपौल में। हमारे साथ मौजूद है आसिफ कमाल साहब। कुछ ही दिनों में बिहार की राजनीति में सुर्खियों में आए हैं, मुसलमानों की रहनुमा के तौर पे ये उभरे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति सियासत में मुसलमानों को कभी भी तरजीह सही से दी नहीं गई है। यहाँ बिहार की जो राजनीति है हरिजन दलितों की होती है, कभी MY की होती है। इतिहास में 15 बनाम 15 होता है या 30 बनाम 3 साल का होता है। इनसे जानेंगे बिहार की राजनीति पे चर्चा के लिए खास मुलाकात है। मिल्लत टाइम्स आप देख रहे हैं जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कि क्या रणनीति क्या रहेगी? बहुत सिंपल है, रणनीति यही है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं अगल बगल विधानसभा वाले, उनको ये पता चले पहली बार कि अगर आप उम्मीदवार अच्छा चुनते हैं तो अगल बगल वाले विधानसभा के जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास हो कि हमने समीकरण में फंस के गलती कर दी। काम करने वाला आदमी अगर चुना होता तो मेरा भी विधानसभा ऐसे ही चमक रहा होता जैसे पिपरा चमक रहा है। सीधी रणनीति है, पिपरा का विकास करना है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो जातिगत समीकरण है, इससे यहाँ की जनता ऊपर उठ के सोच पाएगी? बिल्कुल सोचेगी सर, बिल्कुल सोचेगी। जब तक देखिए, आप सबसे बड़े गुनहगार होते हैं अगर आपको लगता है कि आप उस लायक हैं कि आप समाज को बेहतर विकल्प दे सकते हैं, बन सकते हैं उनके लिए, और फिर भी आप नहीं बनते हैं, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर आते तो लोगों को विकल्प मिलता। यही नीयत है मेरी कि जो चला आ रहा है उसको थोड़ा सा बदला जाए, और मैं अपनी उम्मीदवारी को रखा हूँ, तुलनात्मक राजनीति के पक्षधर हूँ। मैंने कहा है कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी तुलना कर लीजिए, जो बेहतर उसको वोट दे दीजिए। मैंने ये शुरुआत की है, इसलिए मैंने पिपरा चुना है, क्योंकि पिपरा मेरा घर है और यहाँ जातीय समीकरण को अगर मैं देखता तो मेरी उम्मीदवारी मैं रख ही नहीं पाता। मैंने इसलिए रखी उम्मीदवारी क्योंकि मैंने जातीय समीकरण को नहीं बल्कि पिपरा के विकास को महत्वता दी है। देखिए, राजनीतिक में कई युवा चेहरे आते हैं, टिकट के लिए दावेदार होते हैं, कई दलों में दावेदारी पेश करते हैं। आपने भी पेश किया राजद में, लेकिन वह दावेदारी पेश करने के बाद अगर टिकट नहीं मिलती है तो पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। आपने राजद के लिए उम्मीदवारी पेश की, आपको टिकट नहीं मिला, आप पीछे नहीं हटे, फिर आ गए निर्दलीय रूप से इलेक्शन लड़ने। क्या आपको लगता है राजद के बिना मुसलमान आपको चाहेंगे? राजद जाने की वजह ये थी क्योंकि राजद हमारे महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री लालू यादव जी ने बनाई थी। मुझे लगता है कि अब वो राजद नहीं है। ये राजद में जो MY समीकरण है, इनका जो MY समीकरण है वो इंग्लिश वाला शब्द MY है, मेरा। MY का मतलब मेरा।
ये समीकरण में मुझे ऐसा लगा था कि हमें जगह मिलेगी। युवा सरकार की बात हो रही थी, MY समीकरण की बात होती है, एक अच्छी सोच, अच्छी नीयत थी मेरे पास। मैंने उनको अपना ब्लूप्रिंट दिया था कि आपके लिए मैं क्या करूँगा, क्षेत्र के लिए मैं क्या करूँगा। और अगर जगह नहीं मिलती है तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ हुआ है, लेकिन वक्त के हिसाब से साथ साथ चलते चलते इस बात का पता चल गया कि इस बार राजद में मुसलमानों की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। उनकी राजनीति, उनका समीकरण कहीं और है, वो कुछ और चाहते हैं। आपकी सियासत में जगह नहीं है, इसीलिए मैं मेरी नीयत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी सोच को दफन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हिस्सेदारी भी बनी रहे और क्षेत्र में काम भी हो। इसीलिए मैं मेरी पार्टी बना के आ रहा हूँ। अकेला उम्मीदवार हूँ मेरी पार्टी से, क्योंकि वक्त नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत लेट से आया। मुझे आगे बढ़ने की वजह दो है। सियासत में हिस्सेदारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, भागीदारी पूरी होनी चाहिए। और किसकी भागीदारी? जनता की भागीदारी, क्षेत्र के लोगों की भागीदारी। रही बात मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टिकट कटने की वजह सिर्फ एक है, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे जैसे अनेक हज़ारों लोगों को यही लगता है। मेरा टिकट किसी और वजह से क्यों कट सकता है, मुझे बताइए। मेरे पास एक रोड मैप है, मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ। मेरा प्रोफाइल देखिए, मेरी चीज़ों को समझिए। मैं एक गरीब घर से निकला हुआ एक बेटा हूँ, एक मुस्लिम समाज का, दबा हुआ समाज का एक बेटा, जो कदमपुरा गांव से निकल करके दिल्ली, दुबई, लंदन तक का सफ़र तय करता है। भारतीय कला में सबसे युवा चेहरा हूँ मैं, जो प्रमोट करता है। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तेज़ रफ्तार और युवा सरकार ने मुझे जगह नहीं दी? आप मुझे बताइए, लालू जी की 15 साल की सरकार रही है, हमेशा से लोगों ने कहा है कि MY समीकरण है। आपकी 18 महीने की सरकार थी, आपकी सरकार में एक डॉक्टर था, वो MLA था, बड़े नेता का बेटा था। आपको हिस्सेदारी अगर देनी थी, सच में हमको हिस्सेदारी देना चाहते हैं आप, तो उनको बनाना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर। आपने वो भी जिम्मेदारी अपने भाई को दे दी, 3 मंत्रालय अपने भाई को दे दी। 18 महीने में आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज जब आपके पास मौका है, आप सुप्रीमो बना रहना चाहते हैं, हमारा 17% वोट चाहते हैं, और उस 17% वोट का एक बच्चा निकल के सामने आता है, कुछ करना चाहता है अपने लोगों के लिए, तो आपको उसमें समीकरण दिखता है। कल तक जो भाजपा में थे, आपने उनको टिकट दे दिया, और उसको बोल रहे हैं वोट देने के लिए जो भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। क्या चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए वो आप क्लियर नहीं हो। आपको समीकरण भी मेरा चाहिए, हिस्सेदारी भी मेरी चाहिए, वोट भी मेरा चाहिए, लेकिन जनता जब हमारी हिस्सेदारी की बात आती है प्रत्यक्ष रूप से, तो वहाँ पीछे हट जाते हैं। सरकार बनने के बाद हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। तो बाकी दलों को 2%, 4%, 5%, 6% वालों को प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देने को तैयार हैं आप। गठबंधन में 10-10 सीट देने को तैयार हैं आप, बैठा के बगल में डिप्टी CM देने को तैयार हैं आप। और एक गरीब का बच्चा, अगर मुसलमान मैं हूँ और मैं अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे हिस्सेदारी नहीं देंगे, टिकट में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं इसलिए पीछे नहीं हटूंगा सर, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, मुझ में बहुत तेज़ी है, मुझ में बहुत रफ्तार है, बहुत अच्छी सोच है। बैकग्राउंड पॉलिटिकली नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जहन है, लोगों के लिए काम करने की नीयत है। इसीलिए आसिफ कमाल पीछे नहीं हटेगा, अपने लोगों के लिए खड़ा रहेगा। विधानसभा की पटल पे चीख चीख के वो सारी चीज़ें मांगेगा जो इस क्षेत्र को चाहिए। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी का गठन किया गया है, जो मजबूती से काम करेगा, और जो हिस्सेदारी सबको मिली है वही हिस्सेदारी मैं भी लूँगा। अपनी हिस्सेदारी के लिए आप बार बार आवाज़ उठाते हैं कि हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। कितनी हिस्सेदारी बनती है आपकी? 40 सीटों पर हिस्सेदारी बनती है। हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चों की शिक्षा है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सामाजिक स्तर पे जो कमज़ोर हो गए हैं उसको मजबूत करना है। अकेले आसिफ कमाल के राज्यसभा, लोकसभा विधायक बन जाने से सामाजिक स्तर पे आपकी कम्युनिटी मजबूत होने वाली नहीं है। सामाजिक स्तर पे मजबूत तब होते हैं आप, जब आप लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं, और वो आपको आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बात सबके लिए लागू है, तो हमारे लिए भी लागू होगी। सबको हिस्सेदारी मिल रही है, कोई अजूबा बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से होती आ रही है। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ, एक सीट से कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये 40 सीटों तक जाएगा। वोट किस कीमत पर, यह है मेरा सवाल। वोट उस कीमत पर कि आपकी हिस्सेदारी प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेशन नहीं होगी लोकतंत्र में। हर सबका लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन सीधे रूप से है। आपके सामने एग्जाम्पल है, कल 2 साल पहले पुरानी पार्टी बनी है, 11 सीट मिली है, MLC मिला है। उनके जो वोटर हैं वो अब सीधे प्रत्यक्ष रूप से वोट देने जा रहे हैं एनडीए को। उनको पता है क्यों वोट देने जा रहे हैं एनडीए को, हम क्यों देते हैं वोट किसी भी पार्टी को। वो कीमत क्या है? वो कीमत आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो है। वो कीमत आपके बच्चों की तालीम है, वो कीमत आपकी लोकतंत्र में सीधे भागीदारी है, और वही कीमत सब देख रहे हैं। आप फ्री फोकट में क्यों वोट दे रहे हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी को हराने के लिए मुसलमान वोट नहीं करेगा।
अपनी मजबूत हिस्सेदारी के लिए आपको वोट क्या लगता है, मुसलमान किसी को हराने के लिए वोट करते हैं या राजद को जिताने के लिए? कोई हारे कोई जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं। आपकी कोशिश एक पायदान ऊपर जाने की होनी चाहिए। आपकी कोशिश सबसे ऊपर पायदान पे जाने की होनी चाहिए। वो लोकतंत्र में तभी जा पाएंगे जब लोकतंत्र में आप भागीदार होंगे, जब आपकी हिस्सेदारी सियासत में डायरेक्ट होगी। आप जिस दल को चुन के भेजते हैं वो आपके लोगों को कुछ बनाते भी नहीं हैं। तो विधानसभा में पीछे बैठ के क्या मुंह देखेगा वो आदमी जो जीत के गया है? आपके सामने मैंने बोला 18 महीने की सरकार में उस डॉक्टर को विधायक क्यों नहीं बनाया गया, मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उस अच्छा, विधायक क्या वजह है जो सियासत में मुसलमानों को जगह नहीं दी जा रही? आपको उन्होंने ग्रांटेड लिया हुआ है। उनको पता है आप उनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। उनको पता है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा को हराने की बात करेंगे और आप उसके लिए उनको वोट देते रहेंगे। आपको डराने का माहौल बनाया गया है। झूठा संरक्षण जिसकी कोई जगह नहीं है। कैसा संरक्षण? ये लोकतंत्र है, यहाँ पे पुलिस थाना सबके लिए बराबर काम करता है, न्यायिक प्रक्रिया सबके लिए बराबर काम करता है। तो क्या हमारे सबके घरों में आदरणीय राजद के सुप्रीमो ने 2-2 बॉडीगार्ड दिया हुआ है? क्या सबके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया दिया हुआ? कैसा संरक्षण की बात कर रहे हैं हम किस विचारधारा के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? पहाड़ में सर मारने वाली बात है ये। आपको अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करनी है, अपने समाज पे सामाजिक स्तर पे मजबूत होने की बात करनी है। आपके थाने में आपका एफआईआर कोई नहीं लेता, वो कैसे होगा? उस पर बात करनी है। जहाँ वो तक बात कैसे होगी? आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, उसकी जो माइनॉरिटी समाज है उसमें शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। उसके लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा? शिक्षा के स्तर में लगातार गिर रहे हैं आप, रोजगार के स्तर में लगातार गिर। देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, लोगों को बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इस बात से, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है कि बात मुसलमानों की हो रही है। बात उस समुदाय की हो रही है, बात उस समुदाय की हो रही है जो इस राज्य के 17% के हिस्सेदार हैं, उनकी आबादी है। क्या उनका सामाजिक स्तर पे मजबूत होना ज़रूरी नहीं है? क्या संपूर्ण बिहार का विकास क्या मुसलमानों के विकास के बिना हो सकता है? संभव है। तो अगर वो समाज निचले स्तर पे पहुंच गया है तो उसकी तरक्की और खुशहाली के बारे में कौन सोचेगा? अगर नहीं सोचा जा रहा है तो कौन सामने आएगा? सामाजिक स्तर पे आप अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो उसको मजबूत करने का काम आपको करना पड़ेगा, और वो तलवार से नहीं होगा, वो वोट से होगा। वो वोट कहाँ देना है, किस कीमत पर देना है, ये तय करने से होगा। देखिए बहुत सिंपल है इस बात को समझना। आपको वोट तो देना ही है सर, किसी न किसी को वोट आप दे ही देंगे, लेकिन उस वोट की कीमत क्या होगी वो अगर आप तय कर पाएंगे तो बाकियों के जैसे आप भी मजबूत स्थिति में होंगे, प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होंगे और सामाजिक स्तर पे मजबूत होंगे। अच्छा, आपको लगता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अचानक से आइएगा, वाइट कपड़े पहन के घूमिएगा, समाज के विकास की बात कीजिएगा, तो लोग क्या आप पे विश्वास कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे विश्वास मुझ पे? ऐसी क्या वजह है जो विश्वास नहीं करने लायक है? अगर एक व्यक्ति सच बोल रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, बच्चों की गिरती शिक्षा दर की बात कर रहा है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी छात्रवृत्ति की बात कर रहा है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट बनवाने की बात कर रहा है, कोसी से बांध से तराईत होने वाले लोगों की बात कर रहा है, सड़क जहाँ जिस गांव में नहीं उस गांव को सड़क बनाने की बात कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन को लंदन अमेरिका का रहने वाला नहीं है। इसी समाज में, इसी गांव में, इसी घर से निकल के वो आगे तक गया है, वो उस दर्द को समझता है। तो अगर एक पढ़े लिखे युवा की बात को नहीं समझेंगे, यकीन नहीं करेंगे, तो क्या दल बदलू सत्ता भोगी की बात को यकीन करेंगे? अच्छा, आपको मैं लगता है? बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि यकीन भी करेंगे और मौका भी देंगे।